नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय न्यूज 18 नेटवर्क पर बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुलाम नबी आजाद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और जम्मू कश्मीर पर खासी पकड़ रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। जो कुछ हुआ है आजाद साहब वो हमारे सामने है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करा और ये कहा कि पीडीपी से गठबंधन तोड़ने पर बीजेपी पर सवाल खड़ा कहा कि ये मौका परस्ती थी। आज किरण रिजिजू ने ये कहा कि आपके परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार और पार्टी ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। कश्मीर को किसने बर्बाद किया ये दुनिया जानती है। 47 से लेकर आज तक अगर देश में भारतीय जनता पार्टी बनी है या फैली है वो कश्मीर को और कश्मीरियों को गालियां देकर इन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी है और उसको खड़ा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी 1947 से लेकर ही आज तक एंटी कश्मीर और एंटी कश्मीरी रही है। और आज का जहाँ तक विषय है, ये 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ी, सबसे ज़्यादा आतंकवाद बढ़ा, सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू में हुए, सबसे ज़्यादा फौजी मारे गए, सबसे ज़्यादा सिविलियन आम आदमी जनता मारे गए। पहली दफ़ा कश्मीर के 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के बच्चे और बच्चियों की आंखें निकाल दी उन्होंने पैलेट गन्स की वजह से। और सबसे ज़्यादा अगर आज तकरीबन 0 के बराबर, 0 के बराबर पर्यटन हालत खराब करने के लिए बीजेपी और पीडीपी की सरकार जिम्मेदार है। और लेकिन बीजेपी कह रही है कि समस्या 1947 की है, पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करते हुए ये जवाब दिया। मैंने कहा ना, वो भारतीय जनता पार्टी की तो एंटी कश्मीर और एंटी कश्मीरी पॉलिसी ही रही है। पंडित नेहरू पे अटैक कर दिया। वो जाहिर है पंडित नेहरू की जो पॉलिसी थी वो उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी देश में जो पार्टी खड़ी की है वो एंटी कश्मीरी और एंटी कश्मीर और एंटी कश्मीरी बोल के खड़ी की। मैं अगले सवाल पर आता हूं। बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने सरकार राष्ट्र हित में, देश हित में तिलांजलि दी है। सरकार की जो बलिदान इसको करार दिया जा रहा है कि हमने 3 साल सरकार के अभी बचे थे लेकिन हमने बलिदान दे दिया क्योंकि हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना चाहते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी में ये बलिदान है कि इनके शासन में आतंकवादी आए, बंदूकें लाएं, लोगों का कत्ल करें, तो अगर ये उसको बलिदान कहते हैं तो शायद ये आरएसएस बीजेपी की भाषा में इसको बलिदान कहते हैं। अगर ये बलिदान इसको कहते हैं कि जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, रजौरी में, पुंछ में इंटरनेशनल बॉर्डर पे हज़ारों दफ़ा सीज़ फायर वायलेशन हुआ, जिसकी वजह से कई सैकड़ों हज़ारों घर बर्बाद हो गए लोगों के बॉर्डर पे, कई माल मवेशी हज़ारों की तादाद में मारे गए, लोग सिविलियन मारे गए, फौजी मारे गए। अगर ये फौजी मरने वालों को, लोगों को, तबाही और बर्बादी को ये बलिदान कहते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी की भाषा में इसको बलिदान कहते होंगे, लेकिन हमारे भाषा में इसको कहते हैं कि देश को ख़त्म करने का और जम्मू कश्मीर को ख़त्म करने का सबसे बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के शासन में हुआ। बीजेपी कह रही है कि अब क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन हो गया है, गवर्नेंस रूल हो गया है, तो अब वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट भी होगा और वहां पर ऐसी कार्रवाई होगी जो कभी पहले किसी ने देखी। मतलब उनका ये कहना है कि जितना मार धाड़ और बर्बादी बाकी रही है वो आप गवर्नर शासन में करवाएंगे। आतंकियों के खिलाफ नहीं, देखो, आतंकी के खिलाफ 4 एक्शन करते हैं और 20 सिविलियन मार देते हैं, तो ये एक्शन इनका आतंकियों के खिलाफ कम होता है, सिविलियंस के खिलाफ ज़्यादा होता है। कभी आपने देखा हमारे शासन में आतंकी मारे जाता था, 1 आध सिविलियन मारा जाता। हमने पुलवामा में देखा 13 सिविलियन मारे और 1 आतंकवादी मारा।
तो ये इनका निशाना आतंकवादियों से ज्यादा सिविलियन पर ज्यादा होता है। जी जी, आपने एक बयान दिया था कि 90 का दशक कश्मीर में वापस आ गया। वापस आया है, उससे भी बुरी हालत है। क्योंकि 90 के दशक में आतंकवाद अपने अंतिम चरम पर था जी। मिलिटेंसी थी, मिलिटेंट्स आते थे, कोई कामकाज नहीं होता था, डेवलपमेंट काम ठप था, टूरिज्म ठप था, और आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच में बड़ी मुठभेड़ होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी यहाँ केंद्रीय सरकार आई तो हमने कुछ कदम उठाए। स्टेट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, बाद में कांग्रेस लेड सरकार आई, तो हमने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी ले ली। उस मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी में आतंकवाद तकरीबन बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब जो पॉलिसी सरकार अपनाएगी, ऑपरेशन ऑल आउट जिसको नाम दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उससे कत्लो गारत बढ़ेगा? अगर इनका मुझे डर है, ऐसा माना जा रहा है कि अजीत डोभाल और आरएसएस इसके पीछे से समर्थन वापस। मुझे जो डर है जी कि अभी तक जी जो बच्चों की आंखें निकाली थी, अब शायद बड़े आदमियों की भी आंखें निकाल देंगे। ये सोच अगर इनकी है ऑल आउट। कुछ अब पत्थरबाज थे तो अरे 2 साल की बच्ची कौन सी पत्थरबाज होती है? 3 साल की लड़की कौन की पत्थरबाज होती है? 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, मैं 2 और 3 साल की बच्ची की बात करता हूँ। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको फिर पता चले। बुढ़िया 70 साल वाली 75 साल की वाली कौन सी पत्थरबाज हो सकती है? 80 साल की बुढ़िया कौन सी पत्थरबाज होती है? तो ये अगर इनका ये कहना न ऑल आउट होगा, तो ऑल आउट होगा तो कहीं मैसेकर का करने का इनका इरादा होगा। ये इन्होंने नहीं कहा कि हम बातचीत के जरिए बात करेंगे। ये लोकतंत्र में इस तरह के मसले देखें, अभी आपने देखा नॉर्थ कोरिया और अमेरिका तकरीबन वॉर पाथ पे थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने दोनों देशों के हित में दुनिया के 2 बड़े पावरफुल लोग इकट्ठे आ गए। यहाँ नहीं, यहाँ किससे बात करनी चाहिए? ये तो इनको मालूम होना चाहिए, या किसी से, ये क्या किसी से बात करनी चाहिए? इनको पाकिस्तान से भी बात करना चाहिए, कश्मीर की जनता से भी बात करनी चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। ये कश्मीर की बर्बादी का सबसे बड़ा यही कारण है कि मोदी साहब जब से आए हैं तो हार्ट परस्यूट की बात है। ये बंदूक के बगैर तो कोई बात ही नहीं करते हैं। बात से एग्री करता हूं, कश्मीर की जनता से बात होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान से कैसे बात हो सकती है जब वो आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है लगातार? वो हमारे वक्त में भी तो करता था, तो हमने कैसे ठंडा किया? उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए बातचीत के लिए जाना चाहिए। आप अगर दावत खाने के लिए चले जाओ, आप बर्थ डे का केक काटने जाओगे, आप आपस में साड़ियाँ और शाल बांटने जाओगे, तो वो कहाँ मानेगा? ये तो पॉलिटिकल बातचीत होती है, ये दावतें खाने से कश्मीर का मसला हल नहीं होता। पर इन हालातों में आपको लगता है बातचीत होनी चाहिए? बातचीत के बगैर नहीं हो सकता, बातचीत के बगैर नहीं हो सकता बातचीत। ये बहुत गलत रास्ते पे जा रही भारतीय जनता पार्टी कि कश्मीरियों को एलिमिनेट करो और कश्मीर फिर मसला होगा। मैं पार्लियामेंट के अंदर भी बोल चुका हूँ कि बीजेपी और केंद्रीय सरकार की पॉलिसी और हमारी पॉलिसी में इतना फर्क है। हमको जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहिए और पहाड़ भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ चाहिए, कश्मीरी लोग नहीं चाहिए। मैं सीधा आप पहाड़ चाहिए, कश्मीरी लोग नहीं चाहिए, आपका इल्जाम है, लेकिन बीजेपी कह रही है। पूरा ये मैंने पार्लियामेंट में कहा, ये यहाँ आपके टीवी के सामने नहीं कहा कि इतना बड़ा फर्क है हमारे में और बीजेपी में। जब तक भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार में ये सोच नहीं बदलेगी कि हमको पहाड़ों के साथ और वादी के साथ कश्मीरी भी चाहिए, तो तब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। पर क्या आपको लगता है ये मुल्क के फायदे में होगा? क्या कश्मीरियों को खत्म करना, अगर पाकिस्तान से बात करना मुल्क के फायदे में होगा? बातचीत तो करना पड़ेगी। बातचीत आज तक वो तो गोली बरसा रहे हैं, वो बॉर्डर पर गोली चला रहे हैं। गोली तो चलती है, जब गोली आती है हमारी तरफ से भी गोली चलती है, उनकी तरफ से गोली चलती, और गोली आज पहली दफा नहीं चली है। हमारी जंग हुई, जंग होने के बाद हमने जीते भी, उसके बाद भी शिमला में 2 प्राइम मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई। जंग के बाद, जंग में तो बहुत हजारों लोग मारे गए, एरिया ले लिया, उधर का एरिया, इधर का एरिया। तो जब जंगें लड़ने के बाद भी
हम बातचीत कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बातचीत? मैं अगले सवाल के ऊपर आता हूं। बीजेपी कह रही है कि जम्मू के साथ और कश्मीर के साथ एक भेदभाव रखा गया, कश्मीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, कश्मीर में ज्यादा विकास और जम्मू में कुछ नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम माधव ने बात बोली, क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? अब केंद्रीय सरकार ये चलाते हैं, मंत्रिमंडल वो थे, तो इन्होंने ऐसे बेकार मंत्रिमंडल बनाए क्यों थे? इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, वो तो किसी और धंधे में लगे थे, पैसे बनाने में। उनको जम्मू की तो कोई फिक्र नहीं थी, उन्होंने जम्मू के बारे में कोई बात तो की नहीं। उन्होंने तो पोर्टफोलियो कौन सा चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, ठेका किसको देना है, अच्छा पैसा कहाँ से बनता है, वो समय तो इन्होंने बर्बाद किया और इनको सबको मालूम है, केंद्रीय लोगों को, और इन्होंने उसकी इजाजत पूरी दी वो करने की। वो करप्शन में लिप्त थे? लिप्त थे नहीं, और इनकी मर्जी से थे। ये क्या इनकी मर्जी से बात कर रहे हैं? मैं सबकी A to Z। आपने डिप्टी सीएम का नाम लिया, तो मैंने डिप्टी सीएम या जो अभी डिप्टी सीएम थे वो डिप्टी सीएम? A to Z वही काम धंधा था, जम्मू के किसी को फिक्र नहीं थी। आज जम्मू के किसी आदमी, मैं खुद जम्मू का हूं, मुझे पूछे कि एक दफ़ा उन्होंने जम्मू के बारे में कौन की सड़क कहाँ बनानी है, बिजली कहाँ देनी है, एक ने, मैं तो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से हूँ, कभी उन्होंने बात नहीं की, अपने पोर्टफोलियोज के बगैर बात नहीं की। और उनको मालूम था, केंद्रीय लीडरशिप को मालूम था ये किस धंधे में लगे हैं, इसकी इन्होंने खुली इजाज़त दी। 70 साल से तुम बाहर रहो, जो कुछ करना है करो, अभी यही मौका है। अब वो 3 साल में पूरा हो गया कोटा, अब कहा वापस ले लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर आता हूँ। शहीद औरंगजेब को लेकर आजम खान ने एक बयान दिया कि उनकी कुर्बानी ज्यादा बड़ी है कि जो सेना प्रमुख भी जा रहे हैं, रक्षा मंत्री भी जा रही है। क्या कहना चाहते हैं इस बयान पर? देखो, मुझे आने में, उनके वहाँ जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है कि, लेकिन दूसरे हमारे फौजी भी तुम्हारे हैं, वहाँ भी तो जाना चाहिए था। ये भी एक, इन्होंने चूँकि मुसलमान बना है तो एक कश्मीर के लिए, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी तो, वो भी तो सेना के हैं, वहाँ भी तो जाना चाहिए था ना। और जम्मू के मरे हैं, कठवा के मरे हैं, वो हिंदू हमारे जो भाई हैं उनमें तो भी उतनी जान है जितनी औरंगजेब है। बहुत अच्छा लगता। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं औरंगजेब के यहाँ जाकर? यही जाकर फिर ये इधर से जो महबूबा को उन्होंने विड्रॉ सपोर्ट की, इधर से एक मुसलमान के फौजी के मरने के बाद उसके घर गए, तो ये एक उल्टा, ये तमाम चीज़ें लोग सब समझते हैं, या तो आगे पीछे जाते। और इस महीने में कितने हमारे नॉन मुस्लिम आर्मी के जवान मारे गए, उनके क्यों नहीं गए? जी, आपको मैसेज क्या लगता है, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं? मैसेज ये नहीं करना, ये पिक एंड चूज करके खाली आकर्षित करना, और ये फिर एक पब्लिसिटी स्टंट, सब पब्लिसिटी स्टंट। जी, चलिए, कश्मीर की बात हुई, लेकिन एक सवाल मैं एक और पूछना चाहता हूं। रोहित वेमुला की मां ने आरोप लगाया कि उनका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ। इंडियन एक्सप्रेस में ये स्टोरी भी छपी, और आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल भी बेचारे, जो कि कहा होगा ये कर दो, क्या उनको क्या मालूम पीयूष गोयल कहाँ था और हैदराबाद कहाँ है और मसला क्या था? वो बेचारे, वो उनको, वो अब बन गए जो भी बन गया। आज किसी को भी बनाओ, इस सरकार में किसी को भी आप कुछ भी पोर्टफोलियो दे सकते हो, लेकिन नेशनल राजनीति में उनका योगदान क्या है? 2-3 साल। जो आप क्या कहना चाहते हैं, जो राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए बोला उस पर? अरे, भारतीय जनता पार्टी को पूरे दलितों से माफी मांगनी चाहिए। जो दलितों को प्लांट करवाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में दलितों के साथ पूरे देश में, गुजरात के साथ किस तरह से उनको पीटा गया, दुनिया ने देखा। यहाँ यूपी के साथ दलितों के क्या सलूक किया जाता है, राजस्थान में दलितों के साथ क्या सलूक किया जाता है, हरियाणा में दलितों के साथ क्या सलूक किया जाता है। पहले अल्पसंख्यकों के साथ, अक़लियत के साथ ये सलूक किया जाता था। इनके शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इस देश में अक़लियत, दलित और हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, सेकुलर इंटेलेक्चुअल, चाहे वो अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, हिंदू सेकुलर जो हैं, जिनकी कमी देश में नहीं है, जो करोड़ों में है, उनका भी जीना हराम कर दिया। आपके तमाम आरोप हैं, लेकिन इस केस में विचित्र बात यह है कि रोहित वेमुला की मां खुद आरोप लगा रही है कि मुस्लिम लीग ने मुझे पैसा, नौकरी और जमीन की बात। हम मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पर मैं सवाल ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने रोहित वेमुला के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी बार-बार बोले थे, वो तो पूरा देश उस मुद्दे को देखा था। मुद्दा अलग है, पैसा कौन देता है,
कई संगठन तो बीजेपी आरएसएस खुद ही उनको पैसे देती है। पर क्या बीजेपी के खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ था? ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी दुनिया के खिलाफ षड्यंत्र करती है, बीजेपी के खिलाफ कौन षड्यंत्र करेगा? सारे षड्यंत्रों के बादशाह तो बीजेपी वाले खुद है। तो आपको खाली सारी गलत अफवाहें फैलाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन का पंदा तो उन्हीं के है, उनके खिलाफ उनका कौन मुकाबला करेगा इसमें? क्योंकि आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं सिर्फ कश्मीर पे बात करके छोड़ दूं। आखिरी सवाल मेरा ये होगा, महागठबंधन पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव थोड़ी आंखें दिखा रहे हैं आप। नहीं, कोई आंखें दिखा नहीं रहा है और महागठबंधन अभी बहुत दूर है। यहाँ तो गठबंधन आपने देखा होगा, मैं उन्हीं की मिसाल देता हूँ। जब हमने पिछले साल उन्हीं के खिलाफ महाज खोला था, 27 साल बेहाल, और 1 महीने में उन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ा। तो राजनीति में कोई परमानेंट नहीं चीज़ होती है, यहाँ पलों में, क्षणों में और दिनों में बात बदलती है, अभी तो सालों की बात। तो आपको महागठबंधन से काफ़ी उम्मीदें हैं? ज़रूर उम्मीदें हैं, और वो सबके हित में है। और जो महागठबंधन को तोड़ने की बात करता है, किसी को बाहर रखने की बात करता है, उसका मतलब है कि वो कहाँ से उसकी रस्सी खींची जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आज आपने समय दिया और पूरी बातचीत करी, कश्मीर के मुद्दे पर बिल्कुल बेबाक राय रखी। तो ये थी गुलाम नबी आज़ाद के साथ हमारी खास बातचीत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।